हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी द होम कमिंग। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको क्रेडिट जाता है बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। प्लेलिस्ट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर यू। प्रोज के लिए आप इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जाम ऑफ JPSC। हर वीडियो से पहले हम लोग कंटेंट डिस्कस करते हैं, आज भी करेंगे। हमें पूरा टेक्स्ट एनालाइज करना होगा। रीजन आप सब जानते हैं, प्रोज में से, पोएट्रीज में से आपको कहीं से भी कोई भी लाइन्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं। तो कैसे करेंगे अगर पूरा टेक्स्ट नहीं करेंगे? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से हर चीज़ को नोट डाउन करिए। लास्ट में मैं आपको एक लाइन भी दिखाऊंगी, आप अभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। होम कमिंग करने के बाद होम कमिंग की लाइन देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रियल टेस्ट तो तब होगा जब पूरा सिलेबस करने के बाद भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाए। रियल आपकी सक्सेस तब होगी। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं सबकी, और जिस तरीके से हमने JSSC के लिए पूरी कोशिश की थी सभी तरीके के सैम्पल पेपर्स और रिविजन नोट्स को कवर करने के लिए, इसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। टैगोर जी का इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, क्योंकि जब आप किसी लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप शुरुआत कैसे करेंगे। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर हु वॉज अ बंगाली पोएट, राइटर, कंपोजर एंड पेंटर, वेरी पॉपुलर फॉर एस्टैब्लिशिंग विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये आप लिख सकते हैं साथ में ऐड करके, आंसर बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। ही वॉज अवॉर्डेड द 1913 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उसके बाद अपने एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन करिए। एक्सट्रैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। और अगर एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रख सकते हैं उस राइटर के, तो इट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। तो आइसिंग ऑन द केक का भी आप ध्यान रखिए, जहां पर भी आइसिंग ऐड कर सकते हैं जरूर करिए। अब हम चलेंगे टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट का जो मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा रही हूँ वो भी आपको काम आएगा आंसर फ्रेम करने के लिए। दिस इज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु वाज सो एंड सो फेमस फॉर दीज टेक्स्ट्स। ये आप शुरुआत में लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो होम कमिंग का भी देंगे ना। होम कमिंग इज अ स्टोरी रिटन बाय टैगोर, narrated in third person point of view, talks about the story of a 14-year-old adolescent boy। आप इसकी जगह टीनेजर वर्ड लिख सकते हैं अगर ये याद ना रहे तो। एंड द स्ट्रगल्स दैट द बॉय हैज टू गो थ्रू। इस तरीके से आप अपने आंसर के लिए एक्सट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप कॉन्सेंट्रेट करिए उन बातों पर जो कि एक्सट्रैक्ट में लिखी गई है। In this short story, The Homecoming, the character of Fatek, this is the name of the central character, Fatek, stands out as a poignant representation of a child whose feelings and experiences go unnoticed and unacknowledged by those around him. आई थिंक कि सभी टीनेजर्स के साथ कभी कभी लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे वांट टू बी आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड। दे वांट टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी। दे वांट कि लोग उनसे बात करें, उन्हें समझें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Throughout the narrative, it becomes clear that Fatek's struggles stem from a lack of understanding and empathy from the people in his life, ultimately leading to a sense of isolation and despair. टीनेजर्स के साथ जनरली क्या होता है कि लोगों ने बहुत समझाने में और गाइड करने में लग जाते हैं कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, ऐसे करो, ऐसे मत करो। वो खुद क्या चाहते हैं, या फिर किसी से किस तरीके का कम्युनिकेशन चाहते हैं, किस तरीके की एसोसिएशन चाहते हैं, खुद उनके दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, उसको एड्रेस करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। जनरली दे आर जस्ट इंस्ट्रक्टेड। अब करते हैं अपना टेक्स्ट एनालिसिस। फाटेक चक्रवर्ती was ring leader among the boys of the village। ring leader वर्ड यूज किया जाता है जैसे किसी गिरोह के लिए यूज किया जाता है ना, किसी गिरोह का मुखिया, डाकुओं का सरदार। ऑल्दो मेटाफोरिकली यूज किया जा रहा है, डाकू नहीं थे, लेकिन जब टीनेजर्स जब शरारतों पर उतर आते हैं तो किसी डाकू से कम भी नहीं होते। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। देयर वाज अ हेवी लॉग, लकड़ी का एक फट्टा, lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for boat। बोट का एक हिस्सा बनाया जाना था एक लकड़ी के फट्टे को, एंड दैट लकड़ी का फट्टा वॉज वेटिंग कि उसको शेप अप किया जाएगा, शायद किसी ने रखा है वहां पर। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away।
बस शरारत दिमाग में आई कि इसको लुढ़का कर यहाँ से दूर कर दिया जाए। ओनर बड़ा सरप्राइज्ड हो जाएगा, एस्टॉनिश होगा, एंग्री हो गया कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई। The owner of the log would be angry and surprised and they would all enjoy the fun क्योंकि उन्हें पता होगा कहाँ पर है। Everyone seconded the proposal, सबने सपोर्ट किया। टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए था। It was not the era of Netflix and Prime, so सबने मिलजुल कर उस प्लान को कैरी करने के लिए सोचा। फन की शुरुआत होने ही वाली थी, मजे की शुरुआत होने ही वाली थी कि फटिक का छोटा भाई बीच में आ गया, माखन। Fatik's younger brother sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. तो फाटिक का छोटा भाई आकर उस लकड़ी पर बैठ गया without saying a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up. लड़कों ने उसे कहा कि उठ जाओ यहाँ से, लेकिन ज्यादा बहादुरी से नहीं, थोड़ा घबराते हुए। But he remained quite unconcerned. उसने तो ध्यान भी नहीं दिया कि कौन क्या कह रहा है। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. ऐसा लगा कि किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं है, कोई एक फिलोसोफर है जो कि कंटेम्पलेट कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है अबाउट सर्टेन सिचुएशन। फटिक को बड़ा गुस्सा आया, छोटा भाई और ऐसे बात नहीं मान रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। That was the main concern. Fatik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I'll thrash you. अगर अभी की अभी तुम यहाँ से नहीं उतरे, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। उस लॉग से उतरना तो दूर की बात, he moved to a comfortable position और आराम से बैठ गए। Now, if Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब फटिक को अपनी डिग्निटी, अपना सम्मान बनाए रखना था कि मैं बहुत अपनी शरारतों के लिए जाना चाहता हूँ, अपनी बदमाशियों के लिए, रादर बदमाशी इज अ बेटर वर्ड, और मेरे सामने मेरा छोटा भाई ही मेरी बात नहीं मान रहा, ये तो सब दोस्तों के सामने बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। हिम्मत भी नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा वायलेंस अगर इख्तियार करेंगे तो घर पर डांट पड़ेगी। His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers in added amusement. दिमाग में एक ख्याल आया कि कुछ और करते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। He gave the word of command to roll the log and माखन over together. इस लकड़ी के लॉग को और माखन को, दोनों को एक साथ खींच कर ले जाते हैं। Let us see what happens. माखन heard the order and made it a point of honor to stick on. माखन ने सुना, कोई जरूरत नहीं समझी वहां से हिलने की। माखन का भी अपना प्राइड, अपना ऑनर, अपनी रिस्पेक्ट थी वहीं बैठे रहने में। मैं तो बैठा हूं, देखते हैं तुम क्या करते हो। But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. तो इस वक्त ऐसा माहौल बन गया था कि दुनिया की और किसी प्रॉब्लम में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया में और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे संसार की ये है कि किस तरीके से फटिक अपनी रिस्पेक्ट बचाएंगे और किस तरीके से माखन अपनी रिस्पेक्ट बचाएंगे। अब बॉयज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, 1 2 3 गो, और गो वर्ड पर लॉग हिल गया, मूव हो गया। लॉग के मूव होने के साथ ही मूव हो गया माखन का प्राइड, माखन की फिलॉसफी, माखन की ग्लोरी। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। ऑल्दो खुशी तो फटिक को भी थी, लेकिन खुशी से ज्यादा डर था। डर इस बात का कि अब माखन घर जाकर बताएंगे, फिर मुझे डांट पड़ेगी या मेरी पिटाई होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू एंजॉय द करेंट विक्ट्री। ही न्यू वट वॉज कमिंग, अब आगे क्या होने वाला है। और माखन जी उठे, मदर अर्थ से, जमीन से उठे, ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, बिल्कुल इल्जाम लगाने लगे अपने भाई पर। ही रश्ड एट फटिक, बुरी तरीके से उनकी पिटाई कर दी, बीट हिम, किक्ड हिम, एंड देन वेंट क्राइंग होम। जब दो लगभग सेम एज के ब्रदर्स की लड़ाई होती है तो एक तो होता है जो पिटता है, एक होता है जो पीटता है, और जो पीटता है ना वो ज्यादा बदमाश होता है, वही रोना भी शुरू करता है और वही कंप्लेंट्स भी शुरू करता है। द सेम हैपेंड विद फटिक एंड माखन। माखन वॉज द वन जिसने ऑलरेडी पिटाई कर दी अपने भाई की, लेकिन ये इंसिडेंट जो हो ना सबके सामने, जिसके सब विटनेस हैं कि पहले फटिक ने मुझे गिराया और मुझे हर्ट करने की कोशिश की, ये उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एविडेंस है एट प्रेजेंट, एंड एक्चुअली माखन इज द विक्टोरियस हियर इंस्टेड ऑफ फटिक।
तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्रामा हो गया ओवर। अब फाटिक के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी विक्ट्री एंजॉय करें। अपना चेहरा पोंछा उन्होंने एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ सांकन बाज बाय द रिवर बैंक। नदी के किनारे आकर बैठ के कुछ घास के टुकड़े चबाने लगे। A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. नदी में से निकलकर एक मिडिल एजेड पर्सन आए जिनके ग्रे हेयर थे और बड़ी ही घनी मूछें थी। उन्होंने स्टेप अप किया नदी के किनारे। He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं? Fatik went on chewing the grass and said over there. इशारा किया उन्होंने कुछ, but it was quite impossible to tell where he pointed. बस एक इशारा कर दिया वहाँ कहाँ कुछ नहीं पता। The stranger asked him again. He swung his legs to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out." जाकर खुद ही ढूंढ लीजिए। And continued to chew the grass as before. फाटिक बहुत हद तक जानते थे कि अब क्या होने वाला है। उनको बुलावा आएगा और बुलावा इसलिए नहीं कि आओ बेटा खाना खा लो, आओ बेटा थोड़ी सी पिटाई खा लो, ऐसा कोई बुलावा आने ही वाला होगा। A servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. Fatik refused to move. कौन जाएगा जब पता ही है कि घर जाने के बाद क्या होने वाला है। उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन सर्वेंट इस वक्त सर्वेंट नहीं थे, सर्वेंट अभी मास्टर के रूप में आए थे। Servant was the master on this occasion. He took Fatik up roughly and carried him, kicking and struggling in important reach. तो सर्वेंट जो थे वो बिल्कुल दूत बनकर आए थे मम्मी के। इस वक्त वो कुछ भी कर सकते थे, कोई भी सारे अधिकार उनके पास थे फाटिक को किसी भी तरीके से हुक और क्रुक अपने साथ ले जाने के। When Fatik came into the house, the mother saw him. आप सोच ही सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। And she called out angrily, "So you have been hitting Makhan again? तुमने दोबारा माखन की पिटाई कर दी?" फाटिक ने just like that आंसर किया, "No, I haven't. Who told you that?" मैंने तो कोई पिटाई नहीं की, किसने बताया? The mother shouted, "Don't tell lies, you have." And Fatik said, "I tell you I haven't." You ask Makhan. But Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, Fatik did hit me." अब माखन क्यों पीछे हटते? उन्होंने तो अपनी बात वही दोहराई जो वो कहते आ रहे थे कि फाटिक ने पिटाई की है। फाटिक ने एक्चुअली डायरेक्टली तो पिटाई नहीं की, ही इज राइट, बट यहाँ पर राइट या रॉन्ग का क्वेश्चन नहीं होता, किसका पलड़ा भारी होता है, शायद जिसने पहले कंप्लेन कर दी उसका। Fatik's patience was already exhausted. He could not bear this injustice. He rushed at Makhan and hammered him with blows. अपने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए माखन के ऊपर। Take that, he cried, and that for telling lies. ये लो और घूसे खाओ और मुक्के खाओ, और ऐसे करते ही चले गए। अब तो मदर ने लाइव देख लिया सारा सिनेरियो। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik's away. Beating him with her hands, when Fatik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" तो फ्लो में अपनी मदर को भी पुश कर दिया और मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. तो इसी वक्त वो स्ट्रेंजर आ गए जो कि ऑलरेडी चक्रवर्ती का एड्रेस पूछ रहे थे। He asked what was the matter and Fatik looked sheepish and ashamed. फाटिक को समझ में नहीं आ रहा था अब ये स्ट्रेंजर कौन है, कहाँ से आ गए, इनको क्या बताएं। मदर ने स्टेप बैक किया, स्ट्रेंजर को देखा एंड शी वॉज सरप्राइज्ड फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, "Why दादा, where have you come from?" तो फाटिक के मामा जी आए थे, नाउ वी कम टू नो। As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. Bombay जो कि काफ़ी metropolitan city तब भी थी, आज भी है। His sister had lost her husband while he was there and Bishambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. तो अब हमें पता चल गया मामा जी का नाम, और मामा जी चले गए थे मुंबई और अब काफ़ी टाइम बाद लौट कर आए। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. तो यहाँ पर आए इस एरिया में, अपने सिस्टर की खोज खबर ली और उनसे मिलने आ गए। नेक्स्ट कुछ दिन हंसी खुशी से गुजरे सबके। आप में से अगर कोई भी सेम जेंडर के दो सिबलिंग्स हैं ना, तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर करते होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाता है कि पेरेंट्स को लगता है कि उनमें से एक बच्चा तो बहुत सीधा है और एक बहुत टेढ़ा है, राइट?
यहाँ पर यही हाल था। मामा जी ने जब बच्चों के बारे में पूछना शुरू किया तो फटिक के बारे में पता चला ये तो एकदम बदमाश है, लेजी, डिसोबीडियंट, वाइल्ड, बिल्कुल जंगली बच्चा है। माखन बड़ा सीधा बच्चा है मेरा, बिल्कुल सोने के जैसा, बिल्कुल मासूम लाम के जैसा, पढ़ने लिखने का शौकीन। बिशंबर जो कि अभी मुंबई छोड़कर कैलकाटा आ चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ फटिक को भी ले जाता हूँ, इसकी भी एजुकेशन हो जाएगी कैलकाटा में। The widowed mother readily agreed when his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him. कैलकाटा बड़ा सा नाम सबने सुना था, एक गांव में कैलकाटा जैसी जगह पर जाना was a big achievement कि बड़े शहर में जाऊंगा, मजे करूंगा, एंजॉय करूंगा। His joy knew no bounds, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। And he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. Yes, सच में जाना चाहते हैं। मदर के लिए तो बड़ी खुशी की बात थी। Immense sense of relief to the mother to get rid of Fatik. She had a prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. तो फाटिक के लिए वो प्रेजुडिस ऑलरेडी थी कि ये तो एकदम बदमाश बच्चा है, हो सकता है शहर जाकर सुधर जाए। She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in a river or break his head in a fight or run him into some danger. कुछ ना कुछ नुकसान मेरे भोले से दूसरे बच्चे को पहुंचा देगा मेरा ये बदमाश बच्चा, ऐसा उन्हें डर था। At the same time she was a little distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. अब कोई भी मदर होगी, जब उनको पता चलेगा ना कि बच्चा एकदम से जाने के लिए तैयार है कहीं भी, शायद मुझसे दूर जाना चाहता है, मदर तो मदर ही है, ये फैक्ट भी उन्हें पसंद तो नहीं आया। Fatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute. इतने excited थे कि हमेशा पूछते रहते थे कब चलेंगे। He was on pins and needles. Pins and needles एक idiom है जिसका मतलब है over excited. All day long with excitement and lay awake most of the night, he bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, his marbles. तो bequeath का मतलब होता है कि अपना साम्राज्य किसी को सौंप देना। तो उन्होंने माखन को अपनी सारी पोजेशंस दे दी, अपनी फिशिंग रॉड, अपनी काइट, अपने मार्बल्स, कंचे। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर his generosity towards माखन was unbounded. तो काफी लाड प्यार दिखा रहे थे माखन के लिए वो अपना। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. पहली बार मामी से मिले अपनी। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family and she found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. उन्हें ऐसा लगता था कि 3 बेटे तो मेरे ही, एक और आ गया जिसकी देखभाल भी मुझे करनी पड़ेगी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. उनका रूटीन, उनका शेड्यूल, उनकी पर्सनल लाइफ इससे डिस्टर्ब होती थी। शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। बिशंबर should really have thought twice before committing such an indiscretion. हमारे राइटर जी को भी ऐसे लगता है कि बिशंबर को भी एक बार सोचना चाहिए था ये डिसीजन लेने से पहले। और इस दुनिया में किसी 14 इयर्स के बॉय को अपने साथ रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप में एक मुसीबत से कम नहीं है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, किसी काम में तो हेल्प करेंगे नहीं। It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. तो अगर किसी छोटे बच्चे को लाया जाए तो शायद उससे थोड़ा अफेक्शन हो सकता है, लेकिन 14 इयर्स के बॉय के साथ अफेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। If he talks with a childish lisp, he is called a baby. If he answers in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. तो या तो कोई बिल्कुल एक ग्रोन अप पर्सन आया आपके साथ आपके घर में रहने के लिए जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो, या फिर बिल्कुल एक छोटा बच्चा 2 इयर्स 3 इयर्स का जिसको आप धीरे धीरे अपने हिसाब से अडेप्ट कर लो। एक 14 इयर्स का बच्चा अगर आपके घर में रहने आ जाए तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट विथ दैट पर्सन। कितनी ब्यूटीफुली एक स्टेज बताई है, टीनेज स्टेज बताई है टैगोर जी ने
कि ये एक ऐसी स्टेज होती है, आपके कपड़े बड़ी जल्दी जल्दी में छोटे होते चले जाते हैं, वॉइस आपकी ग्रो करती है, आपका फेस ग्रो करता है। एंड देन ही सेज कि अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा आया है तो उसकी शॉर्टकमिंग्स को, उसकी लिमिटेशंस को टॉलरेट करना आसान होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा बच्चा तो गलतियां कर सकता है, घर में सामान तोड़ फोड़ कर सकता है, या फिर किसी भी तरीके की मे बी अनहाइजीनिक हैबिट्स हो सकती है, सुधारा जा सकता है, शेप अप किया जा सकता है. It is hard to tolerate even unavoidable lapses in the boy of 14. तो 14 ईयर्स के किसी बॉय की आदतों को टॉलरेट करना, चाहे वो इतनी ज़्यादा नॉन टॉलरेबल ना भी हो, तब भी मुश्किल हो जाता है. वो बच्चा अपने आप को ही अच्छे से समझ नहीं पाता है, क्योंकि बहुत से फिजिकल इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं. समझ नहीं आता उस बच्चे को भी कि बड़ों के साथ कैसे बात की जाए, क्या फॉरवर्ड रहा जाए या फिर शाय हुआ जाए, बोलना है उनके साथ, नहीं बोलना, किस बात में पार्टिसिपेट करना है, किस बात में नहीं करना. अपनी खुद की ही आइडेंटिटी एक टीनेजर को नहीं पता होती है. 14 ईयर्स वो एज है जबकि सबको रिकॉग्निशन की तलाश होती है, अटैचमेंट की तलाश होती है, लव की तलाश होती है. Love not always the love of the opposite gender, but love and affection from your family members too. So yes, it is this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. हम कहते हैं ना कि टीनेजर्स बड़ी जल्दी बिगड़ जाते हैं. उसको बिगड़ना वर्ड ना कहकर अगर पीयर प्रेशर बोला जाए तो शायद बेटर होगा, या फिर ऐसे लोगों के साथ अफेक्शन जो कि उनकी बातें सुनते और समझते हैं, और वो मोस्टली उन्हीं की एज के और लोग होते हैं. But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. तो 14 ईयर्स का बच्चा ऐसा भी नहीं होता कि जिससे आप बातें करना बंद कर दें या फिर ओवर लाड प्यार अफेक्शन दिखाएं, तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है. सो वॉट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, डांटना भी बड़ा सोच समझ कर पड़ता है. He becomes very much like a stray dog that has lost his master. तो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रे डॉग की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनके मास्टर कहीं खो गए हैं और जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है लाइफ में, वो तलाश रहे हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. अब की टैगोर जी ने असली बात. For a boy of 14, his own home is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. बड़ी ही क्रूशियल, बड़ी ही फेटल एज होती है 14 की एज. और एक बहुत अच्छा फैक्ट बोला कि अपना घर पैराडाइज की तरह होता है, एक स्ट्रेंजर के घर में रहना इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट टॉर्चर. It was anguish to Fatik to be unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly women and slighted on every occasion. शायद छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें रोका टोका जाता होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारी मदर हमें उन्हीं चीज़ों के लिए रोकती है तो वी डू नॉट माइंड इट, बट कोई और रोकता है तो हमें लगता है कि ये पर्सन क्यों इतनी रोक टोक कर रहा है. If ever she asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid, but to get on with his lessons. तो उस वक्त उनकी ऐसी सिचुएशन थी कि किसी काम को करें या नहीं करें, करते अगर ढंग से करने की कोशिश करते तब भी डांट पड़ती, नहीं करते थे तब भी डांट पड़ती थी. तो उनको अब समझ नहीं आ रहा था उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है. बड़ा क्रैम्प सा, अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया था, उनको नेग्लेक्ट फील हो रहा था. दिस ऑप्रेस Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. धीरे धीरे इतना सफोकेशन होता जा रहा था कि he could hardly breathe. He wanted to go out into the open country and fill his lungs with fresh air. लगता था कि मेरे लंग्स में से फ्रेश एयर खत्म हो रही है, but there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home and long to be back there. कैलकाटा अर्बन एरिया पसंद नहीं आ रहा था, वापस अपने रूरल एरिया में जाना चाहते थे, खुली हवा में जी भरकर सांस लेना चाहते थे. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river banks where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. गांव में जी भरकर जो मस्ती कर सकते थे, पतंग उड़ा सकते थे, नदी किनारे बैठ सकते थे, गाने गा सकते थे, चिल्ला सकते थे, स्विमिंग कर सकते थे, वो सब कुछ यहाँ करने को नहीं मिल रहा था. और सबसे ज्यादा याद आ रहा था उन्हें अपना पूरा गैंग.
He thought of his band of boys, companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. अब वही मदर जो उन्हें कभी तानाशाह नजर आती थी उनकी याद आ रही थी, और अपना गिरोह तो पूरा याद आ रहा था क्योंकि वो अपने गिरोह के सरदार थे. A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. तो वो प्यार शायद जिसकी पहचान उन्होंने पहले कभी नहीं की, अब वो अपनी मदर से मिलना चाहते थे. मदर के लिए बिल्कुल क्रेविंग आ रही थी उनके दिल में, और उनको नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है. नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली. वो बार बार अपनी मदर के बारे में ही सोच रहे थे. फाटिक, जो कि अपने गांव में बहुत बदमाश थे और अपने गिरोह के लीडर थे, दैट वी नो, यहाँ आते ही उनकी वो सारी इंटेलिजेंस, सारी बदमाशियां खत्म हो गई. अपने स्कूल के एक बैकवर्ड बॉय कहलाते थे वो. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. जितने दबंग हुआ करते थे ना, उतने ही शाय हो गए, किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते थे. And like an overladen ass, patiently suffered all the blows that came down on his back. लाइफ में उन्हें जितनी भी परेशानियां हो रही थी, सबको चुपचाप झेलते जा रहे थे, ऐसे वो थे नहीं. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roof of the distant houses. बाकी लोग खेल रहे होते थे, वो आकाश की तरफ ताक रहे होते थे. And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. बच्चों को खेलते हुए जब देखते थे तो उनके दिल में भी एक तमन्ना होती थी कि मैं भी अपने विलेज में जाऊं और अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी मदर के साथ एंजॉय करूं. एक दिन हिम्मत करके अपने मामा जी से पूछ ही लिया, मैं घर कब जा सकता हूँ. अंकल ने कहा, जब छुट्टियां आएंगी. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल अक्टूबर एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट. बड़ा इंतजार करना था. एक दिन फाटिक ने अपनी लेसन बुक खोदी, नोटबुक खोदी. इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन. नाउ इट वाज इम्पॉसिबल. डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली. पुराने दिन होते थे ना, छड़ी से टीचर पिटाई कर देते थे स्कूल में. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. स्कूल में उनके सारे कजिन्स को, उनके मामा के बच्चों को पता था कि इसकी तो रोज पिटाई होती है. उनके लिए भी शेमफुल सी बात थी. They began to jeer and insult him more than the other boys, and he went to his aunt at last and told her that he had lost his book. मम्मी को तो बता भी दें, डांट पड़ेगी. मम्मी की डांट हम सह भी लेते हैं, लेकिन किसी रिलेटिव को ये बताना कि हमने अपनी किताब खो दी है जो आप ही ने हमें लेकर दी थी, अब प्लीज दोबारा से लेकर दे दीजिए, दैट इज अ लिटिल शेमफुल थिंग. His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" थोड़ा सा एग्जैजरेशन है यहाँ पर. महीने में पता नहीं कितनी बार अपनी किताबें गुम करते हो, कैसे अफोर्ड करें हम तुम्हें. That night on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be nuisance to his aunt. Aunt के लिए एक बोझ बन जाएंगे, feverish फील कर रहे थे. नेक्स्ट मॉर्निंग देखा गया तो वो कहीं भी नहीं थे. सर्चेस की गई. द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन. तो उनकी तलाश में लोगों को भेजा गया. सब लोग भीग गए बारिश की वजह से. एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम पुलिस. पुलिस वैन एक आकर रुकी. इट वाज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड. 2 कांस्टेबल्स फाटिक को लेकर आए अपनी बाहों में एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर. He was wet through from head to foot, muddy all over his face and eyes flushed red with fever and his limbs trembling. बुरी तरीके से कांप रहे थे, आंखें लाल थी. Bishamber carried him in his arms and took him into the inner apartments where his wife saw him. She exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us." ये boy तो हमारे लिए मुसीबत बनता ही जा रहा है. इससे अच्छा है कि इसको घर वापस छोड़ाओ इसके. फाटिक ने भी ये वर्ड सुन लिए. इन्हीं का उन्हें डर था. उन्होंने कहा, मामा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग होम. मैं घर ही जा रहा था.
लेकिन ये लोग मुझे खींचकर वापस ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल द नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस। बुरी कंडीशन में थे, सीरियस कंडीशन में थे। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। फाटिक ओपनड हिज आईज, फ्लश्ड विद फीवर। ही लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वेकेंटली, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट। अपनी बेहोशी की अवस्था में एक ही चीज वो बार बार चाह रहे थे कि काश छुट्टियां जल्दी से आ जाएं और मैं जल्दी से अपनी माँ के पास चला जाऊं। बिशंबर जी को भी ये सुनकर आंसू आ गए। He wiped the tears from his own eyes and took Fatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. The boy again began to mutter. फिर से कुछ कुछ बोलने लगे, बुखार में बोले जा रहे थे। At last his voice became excited. Mother, don't beat me like that. Mother, I am telling the truth. अपनी माँ को याद कर रहे थे, शायद कोई पुराना इंसिडेंट उन्हें याद आ रहा था, उसी के बारे में अपनी बेहोशी की हालत में बातें कर रहे थे। नेक्स्ट डे थोड़ी देर के लिए उन्हें होश आया। ही टर्न्ड हिज आईज अबाउट द रूम एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम। इंतजार कर रहे थे किसी का, किसका वो भी नहीं जानते थे। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। He turned his face to the wall with a deep sigh. Bishambar knew his thoughts and bending down his head whispered, Fatik, I have sent for your mother. शायद अपनी माँ का ही इंतजार कर रहे थे। मामा जी को भी ये सिचुएशन पता थी। उन्होंने कानों में कहा फटिक के कि मैंने तुम्हारी मदर के लिए बुलावा भेजा है। आगे बढ़ने से पहले फेदम वर्ड जानते हैं। फेदम इज अ मेजरिंग यूनिट जो कि सी लेवल पर सी और शिप का डिस्टेंस जानने के लिए यूज किया जाता है और सेलर्स ये आवाज लगाते हैं हमेशा मार्क 3 फेदम, मार्क 4 फेदम, मार्क 5 फेदम, इस तरीके से काउंट करते हुए चलते। तो फटिक के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है, वी विल सी। द डे वेंट बाय, द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और ऐसा लग रहा था कि अपनी बेहोशी में फटिक किसी सागर की गहराई नाप रहे हैं। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. उन्होंने सेलर्स को ऐसा करते हुए देखा था, सागर की गहराइयां नापते हुए, और अब खुद ही किसी सागर की गहराई नाप रहे थे। शायद अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। माँ से अपने बच्चे की ये कंडीशन नहीं देखी गई। शी एंटर्ड इनटू द रूम एंड क्राइड इन लाउड वॉइस। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, उनकी एंग्जाइटी को काम करने की कोशिश की, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में देख के कैसे काम फील कर सकती है। एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटिक भी उतना ही खुश हुए अपनी माँ को देखकर। हिज हैंड सीज बीटिंग अप एंड डाउन एंड ही सेड The mother cried again, Fatik, my darling, and Fatik very slowly turned his head and without seeing anybody said, Mother, the holidays have come. उनकी मदर उन्हें मिल गई, इसका मतलब उनके लिए ये था कि अब छुट्टियां आ गई हैं। तो छुट्टियों का आना एक सिंबोलिज्म था फटिक की लाइफ में, खुशियों का, फ्रीडम का वापस आ जाना। अब देखते हैं स्टोरी का थीम क्या है। द होम कमिंग एक विविड पोर्ट्रेयल है ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ यूथ। आप यहाँ पर टीनेज वर्ड यूज कर सकते हैं। एक टीनेजर की लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स आती हैं, बहुत अच्छे से दिखाया गया। A 14-year-old boy is stuck in the awkward phase between childhood and adulthood. बहुत ही खतरनाक एज होती है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। चाइल्डहुड को हैंडल करना इजी होता है, अडल्टहुड को हैंडल करना इजी होता है, बट टीनेज को हैंडल करना सबसे ज़्यादा टफ होता है for those who are handling and for the teenager itself. Throughout the story, he evolves from a cocky teenager with a limited worldview to a miserable young man overburdened by the weight of the world. टीनेजर्स को समझ नहीं आता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, बाकियों के लिए वो क्या वैल्यू रखते हैं, रखते भी है नहीं रखते, कभी कभी तो उनको ऐसा फील होता है आई एम गुड फॉर नथिंग फॉर एनीवन। His behavior indicates that the in-between stage that adolescence embodies at once childish and mature. तो उनका बिहेवियर इंडिकेट करता है कि वो ना तो पूरे तरीके से अपने चाइल्डहुड को छोड़ पाए हैं, ना पूरे तरीके से मच्योर हो पाए। दिस अप्लाइज टू एवरी टीनेजर। तो ये लाइंस तो आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, कोई भी ट्रबल नहीं आएगी एट प्रेजेंट। लेकिन असली बात तो तब है जब आप सब कुछ अच्छे से पढ़ें और सब मिक्स मर्ज हो जाए, उसके बाद भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, दैट इज द रियल अचीवमेंट। फॉर अ बॉय ऑफ 14, his own home is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them.
तो ये लाइंस हमने डिस्कस की हैं आज पूरे वीडियो में। इनको आप आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, द बैटल इज वन, आपने लड़ाई जीत ली। उसके बाद आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं कहाँ से ली गई है, कौन से कंटेक्स्ट में लिखा गया। मे बी वर्ड टू वर्ड आप शायद डिकोड ना कर पाए, लेकिन आप एक कंटेक्स्ट डिकोड कर देंगे ना, पूरी स्टोरी का एक थीम भी लिख पाएंगे, लिख आएंगे। तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चन को। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मैंने आपको मार्किंग स्कीम और पूरा पेपर पैटर्न समझाया हुआ है एक वीडियो में। उसके अकॉर्डिंग ही चलिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।